Welcome to Clatitude Law Academy. In this CS series for CLAT 2024, this is the third video, and today we will be talking about MS Swaminathan, Dr. MS Swaminathan, the legendary. Right? We have recently lost him on 28th of September 2023, and this particular topic is actually very important. We must know about this legendary personality who has contributed immensely towards India and especially agriculture sector. आज हम एक टाइम था व्हेन वी वर एक्चुअली फूड डेफिशिएंट 1940s 50s 60s वाला टाइम था जब इंडिया फूड डेफिशिएंट था फेमाइंस बहुत कॉमन हुआ करता था बट टुडे वी आर फूड सफिशिएंट कंट्री वी एक्सपोर्ट फूड राइट हम खाना यहाँ पर जो क्रॉप कल्टीवेट करते हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर MS Swaminathan. So today we will be talking about Dr. MS Swaminathan and the Green Revolution, because of which today we are food sufficient country. ठीक है? And this particular topic is very important from your exam point of view. Exam में इसके आने की possibility बहुत ज़्यादा है. ठीक है? चलिए. So now let us start with the topic, with the discussion without wasting any time. देखिए, MS Swaminathan बेसिकली वो ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, राइट? तो आपको पता ही है साउथ इंडिया में नाम बहुत बड़ा होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस इनका जो MS स्वामीनाथन ये नाम बहुत बड़ा है, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, दिस इज द नेम. और एग्जाम में ये पूछेगा, ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ, और आपसे पूछेगा भैया MS स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, आइडेंटिफाई करो. ये आपको पता होना चाहिए, राइट? अब ये याद रखने के लिए याद रखिएगा, स्टार्टिंग में एक मन है, सांबा है, शिवन है, इस तरीके से मनकोम्बू सांबा शिवन Swaminathan. This is the name of MS Swaminathan. He was born on 7th of August 1925 और इनका recent में ही हुआ, he breathed his last on 28th of September 2023. ठीक है? Now, he is regarded as the father of India's Green Revolution and we lost him. He breathed his last on at the age of 98. Recently, 98 के उम्र में इनका देहांत हो गया. ठीक है? इन्हें इतना क्रेडिट, इतना लेजेंडरी माना जाता है फॉर हिज, स्पेशली फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल रोल इन डेवलपिंग हाई यार्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यार्ड वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ पैडी एंड वीट, पैडी वीट ये सब का. अब ये हाई यार्ड वैरायटी सीड्स क्या है, देखो पहले क्या होता था, अगर आप एक सीड को लगा रहे हो, ठीक है, अब जैसे आप सीडिंग करते हो तो ये सीड से समझो, जस्ट इमेजिन करो, इस सीड से बस ये 2 डाली निकली, मतलब है ना, जो फूड क्रॉप है वो क्रॉप में से इतना ही फूड निकला. अब सीड में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और उसके बाद में जो सीड बनाया गया आफ्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये सीड इतना पोटेंशियल था कि इसमें से क्रॉप्स ज्यादा निकल रहे हैं, मतलब इसमें यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया. तो देखो, फार्मर पहले अपने जमीन में पुराना सीड लगाता था तो उससे यील्ड उसका कम था. अब ये सीड आया है, इससे सीड से यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, इसकी यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. दिस इज कॉल्ड हाई यील्डिंग सीड, राइट? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड इसी को कहा जाता है. ठीक है? नाउ, ये जो न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स लाया था, ये MS स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बारलॉग ने, ये लोगों ने मिलकर ही इसको डेवलप किया था. हम उनके बारे में भी आगे समझेंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन अब कल्टीवेशन बढ़ गया. फूड, पहले हम फूड डेफिशिएंट हुआ करते थे, अर्लियर वी वर फूड डेफिशिएंट कंट्री, बट नाउ वी हैव बिकम अ फूड, पहले फूड डेफिशिएंट थे, अब फूड सफिशिएंट हो गए क्योंकि अब बहुत कल्टीवेशन हो रहा है. ठीक है? नाउ, सो ही इज द आर्किटेक्ट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन खास तौर पे आपको वीट एंड राइस में, क्योंकि हम जो हमारा स्टेपल फूड है वो वीट राइस ही है, तो वीट राइस में इसका ज्यादा ये जो हाई यील्डिंग हुआ, और हाई यील्डिंग की वजह से बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग जो वीट और राइस का कल्टीवेशन है ये बहुत काफी बढ़ गया. ठीक है? MS स्वामीनाथन को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वाले लोगों ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने, दे कॉल्ड हिम एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी. ये आपके एग्जाम में पूछेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? इन द ईयर 1993 टाइम्स मैगजीन ने 20 एशियंस लोगों को लिस्ट डाउन किया, कहा कि द 20 एशियंस इन द 20th century who influenced the world, उसमें गांधी जी है, टैगोर है, और एक MS स्वामीनाथन है. MS स्वामीनाथन. ठीक है? नाउ, MS स्वामीनाथन ने ही एवरग्रीन रेवोल्यूशन करके एक टर्म को कॉइन किया था इन द ईयर 1990. अब ये है क्या, देखो, आप जब कभी भी कोई कल्टीवेशन करते हो, कल्टीवेशन,
उस कल्टीवेशन से इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का लॉस ना हो, तो उसको कहा जाएगा एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द टर्म कॉइन्ड बाय एम एस स्वामीनाथन इन 1990। सो दिस इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी एम एस स्वामीनाथन को किसने कहा, ठीक है। या फिर पूछेगा कि इन 1999 एम एस स्वामीनाथन या फिर एम एस स्वामीनाथन was MS Swaminathan was considered, yeah, was listed by Times Magazine as the 20 most influential Asian of the 20th century. He shared this list with other two Indians. Who are those two Indians? Tagore and Nehru, Gandhi and Tagore, है ना, इस तरीके का information. So these informations are actually important from your exam point of view, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन के बारे में कुछ डिटेल में देखिए। इनका जन्म हुआ था कुंभाकोनम में। कुंभाकोनम बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी में फॉल होता है और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। आज के टाइम पे दिस पर्टिकुलर एरिया फॉल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक एरिया है तंजवूर, राइट, तंजवूर। तो तंजवूर में ये एरिया फॉल करता है। इन्होंने अपना 10th कंप्लीट करने के बाद में हिज फैमिली, बिकॉज हिज फादर वाज अ जनरल सर्जन, तो इनके फैमिली चाहते थे कि इवन ही मस्ट टेक द मेडिसिन, सो दे फोर्स्ड हिम एंड ही एक्चुअली टुक द जूलॉजी। और जूलॉजी, इन्होंने जूलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम महाराजा कॉलेज एंड इन त्रिवंद्रम, ठीक है। नाउ दिस वाज द टाइम 1943 जब इन्होंने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में इसी टाइम पर व्हेन हिज फैमिली वाज वाज फोर्सिंग हिम टू कंटिन्यू और टू गेट इनटू मेडिसिन, बट एट दिस टाइम जब इंडिया 1940s में इंडिया ने बहुत एक्सट्रीम फेमाइन को विटनेस किया था, बहुत भयंकर फेमाइन था, और कहा जाता है कि नियर अबाउट 40 लाख पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर फेमाइन। सो ही वाज वेरी बैडली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल बी वर्किंग फॉर हिज कंट्री, ही विल वर्क इन द फील्ड ऑफ दिस एग्रीकल्चर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे कल्टिवेशन बढ़ाया जाए और इस तरीके के प्रॉब्लम को permanently sort out किया जाए। and hence he decided he will not be continuing with this medicine and rather he decided to opt for agriculture science. So he did a bachelor's degree in agriculture science from Madras Agriculture College and then उसके बाद में इन्होंने Indian Agriculture Research Institute से post graduation किया in plant breeding and genetics, ठीक है। so यहाँ से post graduation complete हो गया। अब post graduation के बाद में इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दी कि भैया आप यूपीएससी करो, जैसे कि सारे इंडियन फैमिली में होता ही है भाई। दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि बच्चा डॉक्टर बने, सीए बने या यूपीएससी करे, तो वैसे ही यहाँ पर भी कहानी थी। पहले डॉक्टर के लिए प्रेशर किया और बाद में भैया प्रेशर किया यूपीएससी के लिए। तो इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई भी किया। ही वॉज क्वालिफाइड फॉर आईपीएस। आईपीएस की जॉब इनकी लगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब यहाँ पर आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, मतलब यूपीएससी क्वालिफाई किया और आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ, उसी टाइम पर इनको यूनेस्को के तरफ से फेलोशिप ऑफर किया गया। यूनेस्को के तरफ से फेलोशिप किस चीज के लिए? पोटैटो जेनेटिक्स में रिसर्च करने के लिए। और कहां पर? तो वेगनिंगन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड, यहां पर जाकर आप पोटैटो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करिए। अब इनके पास ऑप्शन था, या तो इसमें जाओ या तो आईपीएस वाला काम अपना कंटिन्यू करो। ही डिसाइडेड आईपीएस को ड्रॉप करते हैं एंड ही ऑप्ट फॉर दिस वन। पोटैटो जेनेटिक्स की पढ़ाई के लिए ये नीदरलैंड चले गए। वहां पर उन्होंने रिसर्च फेलोशिप कंप्लीट किया। देन ही did his PhD. He obtained a PhD from the Cambridge University School ऑफ एग्रीकल्चर इन 1952। 2 साल वहां पर रहे। उसके बाद में 1954 में ये परमानेंटली इंडिया रिटर्न आ गए। इंडिया आने के बाद में वापस जहां से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर जाकर फर्दर रिसर्च करने के काम पे लग गए, ठीक है। अब 1972 से लेकर 79 के इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में इन्हें इस टाइम ड्यूरेशन पे ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्यूरिंग हिज दिस टेन्योर ही फॉर्म्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्स ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाले ऑफिस को जब इन्होंने होल्ड किया था, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एट दिस टाइम ही from this particular research of India, National Bureau of Plant, Animal and Fish Genetic Resource of India, ठीक है।
1979 में ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या ये सब पूछेगा, देखिए आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज लेटर इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जहां पर ये एसोसिएटेड थे। तो ये एग्जाम में आपसे पूछने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो सी ही वॉज एसोसिएटेड विद दिस organization. This is very important international organization, food and agriculture organization. 84 से 90 के बीच में he was a president of IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. Again very important organization. So he was associated. Exam में पूछेगा MS Swaminathan was associated with which of the following organization? Yeah, MS Swaminathan was not associated with which of the following organization, right? आपको पता होना चाहिए। 1908 से 96 के टाइम पे ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विद विच ही वाज एसोसिएटेड। नाउ 1982 से लेकर 88 के टाइम ड्यूरेशन पे ही वाज आल्सो अ डायरेक्टर जनरल, कहां पर? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फिलीपींस में बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टर जनरल थे और इसी डायरेक्टर जनरल के पोजीशन के टाइम पर इन्होंने जो भी लीडरशिप ग्रांट किया, जो भी इनकी बेसिकली जो वर्किंग थी उसको कंसीडर करते हुए इन्हें फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में दिया। और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनीवन इज गेटिंग दिस प्राइज। सो द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज was given to MS Swaminathan in the year 1987, right? And this is obviously for his leadership as a Director General of International Research Food Institute. ठीक है, now this particular award is considered as the highest honor in the field of agriculture. और यहाँ पर ये अवार्ड मिला, ये सब जब काम कंप्लीट हुआ उसके बाद वो इंडिया आए और इंडिया में आने के बाद उन्होंने एक रिसर्च फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया, दैट इज MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। कहां पर? तो तरामनी में इन चेन्नई। दिस इज द प्लेस वेयर ही सेट अप दिस पर्टिकुलर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, MS स्वामीनाथन को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, अगर उसका लिस्ट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट यहाँ दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक अवार्ड्स जो आपको पता होना चाहिए। लाइक ही वाज अवॉर्डेड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन द ईयर 1966 फॉर हिज फॉर बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, हिज रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस। देन इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी दिया गया। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया, इंदिरा गांधी प्राइज, राइट, ये मिला है। इन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में दिया था for his community leadership, right? He was also awarded the Albert Einstein World Science Award. ठीक है, he also received the UNESCO महात्मा गांधी गोल्ड मेडल, महात्मा गांधी गोल्ड मेडल in the year 1999. अब ये जो अवार्ड्स है इसका नाम आप याद रखिएगा, ये नाम आपसे पूछेगा कि ये नाम देकर कि this he was awarded which of the following awards, right? So ये आपको अवार्ड्स का नाम पता होना चाहिए. There is a possibility that you may get this in your question, in your exam. अब अगर आपको पता हो 2004 के टाइम पर फार्मर्स लोग बहुत सुसाइड कर रहे थे महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में। दिस आर द प्लेस जहां पर फार्मर्स सुसाइड वाज वेरी कॉमन है ना। एवरी डे यू विल हियर 1 or 2 फार्मर्स दे आर कमिटिंग अ सुसाइड। सो गवर्नमेंट वाज अंडर प्रेशर कि व्हाट इज द रीजन एंड हाउ वी कैन एक्चुअली ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और कैसे ये जो भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन ऑन फार्मर इन द ईयर 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर को कॉन्स्टिट्यूट किया और इस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब MS स्वामीनाथन और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वही टू लुक इनटू द फार्मर डिस्ट्रेस एंड अलार्मिंग सुसाइड केस। बहुत सुसाइड केस हो रहा था। MS स्वामीनाथन ने स्टडी किया और उसके बाद 2006 में अपना रिपोर्ट रिलीज किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया। सजेशन में ये कहा कि भाई जो भी आप जो भी हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फार्मर कल्टीवेट करता है और जिस प्राइस पे वो सेल करता है, तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस है, दिस मस्ट ऑलवेज बी 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द फार्मर, राइट? जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट हुआ उसका वेटेड एवरेज निकाला जाएगा और जो भी नंबर निकलता है उसका मोर देन 50%, उसका 50% ऐड कर दो एंड दैट शुड बी द मिनिमम सेलिंग प्राइस। उससे अगर कम में अगर फार्मर्स बेचेगा तो फार्मर लॉस में रहेगा और वो इतना डिस्ट्रेस में वो रहेगा ही, उसकी कंडीशन हमेशा बहुत ही वल्नरेबल होगी। सो इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही प्रेजेंटेड और गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया।
2007 से लेकर 2013 के बीच में ही वॉज नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कहां पर? तो राज्यसभा। ही वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा एंड ड्यूरिंग हिज दिस टेन्योर ही फॉरवर्डेड अ बिल recommending the recognition of women farmers in India। मतलब पहले आप फार्मर बोलोगे ना तो फार्मर सिर्फ मेल को ही माना जाता था, गवर्नमेंट सिर्फ मेल को ही फार्मर समझती थी। फीमेल्स वर नॉट कंसीडर्ड एज अ फार्मर दो दे वर वर्किंग ऑन फार्म। इनफैक्ट आपको पता है मेल से ज्यादा फीमेल्स काम करती है फार्म पर, ठीक है, लेकिन फीमेल्स वर नॉट कंसीडर्ड एज अ फार्मर। बट एम एस स्वामीनाथन के इस बिल के बाद ही गवर्नमेंट ने फार्मर्स के तौर पर फीमेल्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। और अभी रिसेंट का तो न्यूज भी आपने देखा होगा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी अलीबाग में, देयर इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र अलीबाग, वहां पर कुछ फार्म का लैंड परचेज की एंड शी शी शोड की एज इफ शी इज अ फार्मर, राइट। बट यहाँ पर अब ये भी क्वेश्चन आया कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो शी सेड कि आई गॉट दिस मनी फ्रॉम माय फादर इज नॉट अ फार्मर बट आई एम अ फार्मर, और मेरा ये फार्म का लैंड है। बाय द वे ये पूरा टॉपिक वो एक दूसरा है, बट व्हाट वी नीड टू सी हियर इज शी इज सेइंग कि शी इज अ फार्मर एंड अगर वो एक्चुअल है तो गवर्नमेंट इसको आइडेंटिफाई भी करेगी। यहां पर देखो एक फीमेल फार्मर के तौर पर आइडेंटिफाई होने वाला चीज आ रहा है, तो फीमेल को भी एज अ फार्मर आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिया में एंड दिस इज एंड द क्रेडिट गोज टू एम एस स्वामीनाथन, राइट। नाउ सो अब तक हमने देख लिया एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में, राइट। वी डिड एवरीथिंग, वी स्टडीड एवरीथिंग रिलेटेड टू एम एस स्वामीनाथन। अब थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी देख लो। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? देखो भाई, जब आप बोलते हो रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इज द क्रांति, राइट। क्रांति जब ग्रीन फील्ड में आएगा, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में आएगा, तो उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्रांति कभी एक चीज से नहीं आती है, क्रांति आती है बहुत सारे चीजों से। तो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ये वाली क्रांति भी बहुत सारे चीजों से आएगी, लाइक हाई यार्ड वेराइटी सीड्स, राइट, वेराइटी सीड्स ये आया, इसके वजह से क्रांति हुई, कल्टीवेशन बढ़ गया। टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हुआ, टेक्नोलॉजी का इंडक्शन मतलब ट्रैक्टर का यूज होना शुरू हो गया, राइट। वाटर पंप का यूज करना शुरू किया, राइट। तो टेक्नोलॉजीज का इंडक्शन हुआ। देन उसके अलावा आपने पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया पेस्टिसाइड्स का यूज करो ताकि आपका क्रॉप को पेस्ट खराब नहीं करे, राइट। फर्टिलाइजर का यूज होना शुरू हो गया, उसको प्रमोशन मिला, राइट। सो दिस हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड। इसके अलावा जो क्रॉप था वो भी पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स का कल्टीवेशन होना शुरू किया। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटकम क्या निकला, क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये सारा आइडिया ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत होता है एम एस स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the series of steps and technology transfer to the agriculture sector that caused the great surge of farm productivity. The step taken included the developing high-yield varieties of seeds, using fertilizer and pesticides, developing pest-resistant crop, using hybrid seeds with enhanced genetics, and so on. Although the Green Revolution was not limited to India. See, Green Revolution सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ, लेकिन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत एक्टिव था, बहुत हाई लेवल पे चला, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में जब भी बात की जाती है वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी, तो इंडिया की बात तो होती ही होती है, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का वैसे ग्लोबल लेवल पे द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको माना जाता है, तो अमेरिकन एग्रोनिस्ट है, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। बट इन इंडिया वी इंट्रस्ट दिस टाइटल टू एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, बिकॉज ही इज द पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड आपको नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग के साथ ही एसोसिएट भी थे एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नाउ और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ, लेटर 1960s में। उससे पहले फेमाइन वाज अ वेरी कॉमन थिंग। हमेशा हर 2-4 साल 5 साल के ऊपर 10 साल में आपको फेमाइन तो विटनेस होता ही था। फेमाइन का मतलब अकाल हो गया, खाने की कमी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से आज तक इंडिया ने कभी भी फेमाइन यानी अकाल विटनेस नहीं किया है, ठीक है। और सो द क्रेडिट गोज टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे पहला इसका एक्सपेरिमेंट कहां पर हुआ था, तो मैक्सिको में हुआ था,
ठीक है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सुपर सक्सेसफुल रहा है। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 1967-68 से लेकर 1977-78 तक। दिस इज द टाइम जब ग्रीन रेवोल्यूशन ने कंट्रीब्यूट किया, और उससे पहले इंडिया फूड डेफिशिएंट कंट्री था, इसके बाद इंडिया फूड सफिशिएंट कंट्री बन गया, एग्रीकल्चर नेशन बन गया, और एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल पे मतलब ये हो रहा है क्या, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ मेरिट्स भी है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, एग्जाम में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ अगर डीमेरिट्स की बात करें तो वो ये है कि इसमें वीट राइस को जितना इंपॉर्टेंस मिला, अदर क्रॉप लाइक कैश क्रॉप हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल पल्सेस हो गया, लाइक सीरियल्स हो गए, उन सारे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला, एंड देयर कल्टीवेशन फॉल ड्रास्टिकली। तो गवर्नमेंट जब ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात करती है तो उसका बेसिक आइडिया होता है कि वैसे क्रॉप्स को भी अब हमें प्रमोट करना है। नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है। बाय द वे यू मस्ट नो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या है वो देखिए। देखिए आपको पता है 1943 में इंडिया ने और वर्ल्ड ने बहुत ही भयंकर फेमाइन विटनेस किया था। इंडिया में तो जब आप ये 1943 का फेमाइन बोलते हैं, दिस इज द बंगाल फेमाइन, और इस टाइम पर 4 मिलियन यानी 40 लाख पीपल लोगों का डेथ हुआ था जस्ट इन इंडिया आउट ऑफ हंगर, राइट। हंगर की वजह से, खाने की कमी थी, और 40 लाख लोग आपके देश में उनका डेथ हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ हंगर। कैन यू सी हाउ द एक्सट्रीम और द ग्रेव दिस प्रॉब्लम वाज, ठीक है। नाउ इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1967, जब तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत नहीं हो रही है, इंडिया में एग्रीकल्चर कल्टीवेशन बहुत कम था। इंडिया वाज अ फूड डेफिशिएंट कंट्री। इंडिया दूसरों के ऊपर डिपेंड होता था फूड के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सीड की कल्टीवेशन बहुत कम है। अब आपको ज्यादा कल्टीवेट करना है बिकॉज योर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, राइट। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सीड लगाओगे, क्योंकि इसमें से तो कम ही कल्टीवेट हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता था, गवर्नमेंट को लैंड इंक्रीज करना पड़ता था, एग्रीकल्चर लैंड को आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है। लेकिन रिमेंबर, लैंड इज द लिमिटेड रिसोर्स। लैंड आप एक पर्टिकुलर हद तक ही इंक्रीज कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, एग्रीकल्चर में इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज नॉट द गुड आइडिया। नाउ यू नीड टू कम अप विथ न्यू सॉल्यूशन। तब इसी का सॉल्यूशन है ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पर एक ही सीड से ज्यादा कल्टीवेट हो रहा है, हाई यील्डिंग है, तो अब आपको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, कम ही जमीन पर आप कल्टीवेट कर पाएंगे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कल्टीवेशन है। नहीं तो 1967 से पहले गवर्नमेंट का फोकस था ज्यादा से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में इंडक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर कवर में लेके आओ, ठीक है। So, but the population was increasing and for that reason it was actually obvious। उस समय बहुत ही important था, उस समय जरूरी था ऐसा कुछ करना था, ठीक है। This called for the immense, immediate and drastic action to increase the yielding, and the action came in the form of green revolution, ठीक है। बहुत हाई डिमांड था कि भाई कैसे भी अब आपको yielding को इंक्रीज करना है, एंड वो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू ही हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया refers to the period when Indian agriculture was converted into an industrial system due to adoption of modern methods and technology such as use of higher variety seeds, tractor, irrigation facility, pesticides, fertilizers, ठीक है। अब इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया गवर्नमेंट ने फंड किया, यूएस के तरफ से भी फंडिंग मिला, फोर्ड कंपनी को फंड के तरफ से फंडिंग मिला था, रॉकेफेलर फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन, फोर्ड एंड रॉकेफेलर फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन which also provided a fund for the success of green revolution in India. Green revolution in India is largely a wheat revolution. बेसिकली व्हीट एंड पेडी, चावल, गेहूं चावल का ही ज्यादा कल्टीवेशन हुआ, अदर क्रॉप्स थोड़े पीछे रह गए। बट अब गवर्नमेंट का फोकस है कि अदर क्रॉप्स के ऊपर भी इसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली अ व्हीट रेवोल्यूशन एज द व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज बाय मोर देन 3 times between 67-68 and 2003-2004, while the overall increase in the production of the cereal was 2 times। मतलब पैडी 2 times इंक्रीज हुआ, लेकिन व्हीट 3 times इंक्रीज हो गया, इसीलिए क्योंकि व्हीट का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन बढ़ गया। इसके लिए हम जनरली जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें व्हीट का कल्टीवेशन याद आता है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है आप ओवरऑल इंक्रीज करो। इंडिया में स्पेसिफिक क्रॉप का ही कल्टीवेशन बढ़ा। देयर आर सो मेनी क्रॉप्स जिसका कल्टीवेशन के ऊपर को बेसिकली उसको इग्नोर ही हो गया, क्योंकि सबके दिमाग में यही आया कि भाई गेहूं का कल्टीवेशन ज्यादा होगा और चावल का कल्टीवेशन बढ़ा हो, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस हुआ, एंड द अदर क्रॉप्स समवेयर दे वर लेफ्ट बिहाइंड। नाउ अब गवर्नमेंट का फोकस यही है कि भाई कैसे भी करके हमें
ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 में जो वो वाला क्रॉप था जो छूट चुका है उनके ऊपर भी फोकस करना होगा, एंड वी नीड टू हैव सी कि सबका कल्टीवेशन बढ़े, ठीक है। बाय द वे दिस इज अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, द सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इस डिस्कशन में आया है, आई रिक्वेस्ट यू कि उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके चेयरपर्सन कौन है, दीज आर द आल्सो दीज आर सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन which you may find in the question या फिर when if you witness the passage related to this particular topic, ठीक है। So this is all about MS Swaminathan and Green Revolution. I hope you like this video. If there is any query, you can write in the comment section. We'll answer your query. And till then, goodbye, good night, goodbye. Take care. Thank you.